लास्ट क्लास में फिजिक्स में हम लोगों ने 21 न्यूमेरिकल्स तक सॉल्व किए थे। 21 नंबर फिलहाल आपको बता दिया था हमने कि ऐसे सॉल्व करना है और आंसर दे दिए थे हमने आपको। अभी आपने सॉल्व किए थे कि नहीं करे थे? कर लिए थे? नहीं किए? चलिए, आपने किए तो आंसर मिले कि नहीं मिले? आ गए? ठीक है, तो फिर चलेंगे आज अगले न्यूमेरिकल पर हम। तो अगर 21 नंबर तक हमने कर लिए थे तो आज 22 और उससे आगे के नंबर्स हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके सामने बोर्ड पर 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपकी इजाज़त हो तो पढ़ लें। ठीक है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा और फिर से उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और यूपी बोर्ड में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 0.2 हेनरी प्रेरकत्व तथा 100 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन पर, मतलब कहने का है कि एक श्रेणी संयोजन तैयार किया गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन एक प्रिपेयर किया गया है जिसमें एक प्रेरकत्व लगाया गया है और एक प्रतिरोध लगाया गया है। मैं फिगर में अगर इसको दिखाऊंगा तो इस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूं और फिगर एक आपको अच्छा आइडिया देता है, तो इसलिए मैं बना देता हूं फिगर बार बार। ये L है और ये R है, ये इंडक्टर कॉइल है और ये रेसिस्टर है। ये इन दोनों का एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू दी गई है 0.2 हेनरी और रेसिस्टेंस की वैल्यू भी दी गई है R इज इक्वल टू 100 ओम। इन दोनों के श्रेणी संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो कि V इज इक्वल टू 6 sin 500t, जो सोर्स हमने लगाया है उसकी वोल्टेज की इक्वेशन दी गई है V इज इक्वल टू 6 sin 500t। ये इक्वेशन मैं यहां भी नोट कर लेता, 6 sin 500t लगाई गई है। ठीक, इतना तो समझ आ गया कि L और R का सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया और उसमें ये प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दिया जिसकी इक्वेशन ये है। गणना कीजिए, आपको कैलकुलेशंस करने हैं। किसके किसके? दो पार्ट में ये क्वेश्चन है। पहले पार्ट में धारा तथा लगाई गई वोल्टता में कलांतर चाहिए, करंट और जो हमने अप्लाइड वोल्टेज है उसके बीच कितना फेज डिफरेंस होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। द सेकेंड पार्ट, परिपथ में उपभुक्त औसत शक्ति कि सर्किट में कितनी एवरेज पावर आपने कंज्यूम की है। भाई आपको एसी सप्लाई की जाती है ना, तो आप क्या हैं? आप उपभोक्ता हैं। आप देखते हैं ना, आपका बिजली का बिल आता है उसमें लिखा रहता है उपभोक्ता संख्या लिखी होती है। सो यू ऑल आर कंज्यूमर। इसलिए आपको ये पता लगाना है कि सर्किट में कितनी एवरेज पावर कंज्यूम हुई है, मतलब उपभोग किया गया है उसका, तो उसको शॉर्ट में उपभुक्त है ये उन्होंने लिख दिया है। खैर, आपको दो चीजें, तो पहले तो मैं एक काम करूंगा ना, ये जो इक्वेशन है इससे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और कैसे जानकारी मिलेगी? जब इसकी कंपैरिजन हम इसी प्रकार की एक इक्वेशन से करेंगे। तो यहां लिखेंगे कि तुलना हम करेंगे V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से करने पर। देखो बेटा, आप कंपेयर करोगे तो V नॉट की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 6 वोल्ट मिलेगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? ओमेगा की वैल्यू मिलेगी 500 और ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब निकालना क्या क्या है, एक एक पार्ट हम करते जाएंगे और उसी में लिख देंगे। धारा तथा लगाई गई वोल्टता में कलांतर, आपको ये पता लगाना है। धारा तथा लगाई गई वोल्टता में कलांतर, लगाई गई वोल्टता में कलांतर, यानी कि आपको फाई की वैल्यू मालूम करनी है। क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए? आप भी सोच के बताओ। अब तक 21 क्वेश्चन आप लगा चुके हैं तो कुछ तो आइडिया आपको आनी चाहिए। अब तो बताइए, फाई फाइंड आउट करने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे आप? tan फाई का। ठीक, tan फाई का फॉर्मूला बताओ। विच टाइप ऑफ सर्किट इज दिस? This is LR circuit, and for LR circuit what is the value of tan phi?
XL upon R, and you know very well that XL is equal to omega L. Then tan phi is equal to, ओमेगा की जगह पर हम लिखेंगे 500 और L की जगह पर 0.2 हेनरी है ना, और R की जगह पर बेटा यहां पर है 100, तो tan phi इज इक्वल टू, देखो ये दशमलव हटेगा, यहां एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, इसके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 2 जार 10 और 2 1 जार 2। tan phi की वैल्यू भैया कितनी आ गई 1। tan phi का मान 1 कब होता है? आंसर है तब जब phi की वैल्यू 45 डिग्री होती है। इसका मतलब यह हुआ कि परिपथ में जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट और जो आरोपित वोल्टेज है उन दोनों के बीच का कलांतर कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं इसमें कलांतर तो पता लग गया, कौन अग्रगामी होगा और कौन पश्चगामी होगा वोल्टेज और धारा में से? हाँ जी, क्या? वोल्टेज अग्रगामी होगा। आप क्या बता रहे हैं? पक्का? कैसे मालूम आपको? क्योंकि ऐसा अचानक से मन में आया। हाँ, फिर कैसे पता? अच्छा देखिए, L लगा है ना, ये तो बड़ा सिंपल है, एक R है और एक L है। R के सिरों के बीच का वोल्टेज करंट की डायरेक्शन पे होगा और L के सिरों के बीच का जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। तो एक वोल्टेज ऐसा है करंट की दिशा में, एक वोल्टेज ये होगा, दोनों का जो परिणामी निकालोगे वो ऐसा आएगा, और ये वोल्टेज अगर होगा तो ये धारा की तरफ से थोड़ा आगे ही तो है। तो ये तो लॉजिक भी है बड़ा सिंपल सा कि अगर L लगा है और L के साथ R है तो वोल्टेज धारा से अग्रगामी ही रहेगा। 45 डिग्री है तो क्या हुआ? ठीक है, उन्होंने कलांतर पूछा था अग्रगामी पश्चगामी से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा हमको पता लगाना है परिपथ में उपभुक्त औसत शक्ति। सेकेंड पार्ट, परिपथ में उपभुक्त औसत शक्ति, एवरेज पावर। एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला है, याद है आपको? क्या होता है? VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, ठीक है। VRMS तो हमें मालूम नहीं है, पर V0 हमको मालूम है। देखो भैया, VRMS की वैल्यू हम क्या लिख देंगे? V0 अपॉन अंडर रूट 2 कर सकते हैं। IRMS की वैल्यू क्या होती है? VRMS अपॉन Z। उस VRMS की जगह पर V0 अपॉन अंडर रूट 2 और ये Z बना रहेगा। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, हमें VRMS डायरेक्टली मालूम नहीं है, इसलिए हम VRMS को V0 में कन्वर्ट कर रहे हैं। V0 अपॉन अंडर रूट 2। IRMS का सूत्र होता है VRMS अपॉन Z, तो VRMS अपॉन Z, पर VRMS की जगह हमने V0 अपॉन अंडर रूट 2 लिख दिया। cos phi का फॉर्मूला क्या होता है? R अपॉन Z, ठीक है ना। आप नहीं भी लिखोगे तो आपके पास phi का मान 45 डिग्री है, आप cos 45 का मान 1/√2 लिख दोगे, पर हमें अच्छा लगता है ऐसे लिखना। क्यों? क्योंकि इसमें Z गुणे Z हो जाएगा, और Z का क्या होगा? Z प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा के फॉर्मूले पर अंडर रूट लगता है। अगर स्क्वायर हो गया उसका तो वो अंडर रूट से छुटकारा पा जाएंगे हम लोग, और कैलकुलेशन थोड़ी इजी बन सकती है हमारी। नहीं तो आप Z का अंडर रूट हटाते घूमते रहेंगे, फिर अगर नहीं निकलना, अगर उसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा होगा सही से, तो ऐसे ही बड़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, V0 की वैल्यू भैया कितनी है? ये 6 वोल्ट। तो V0 6 इंटू 6 36, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। व्हाट इज R? 100 ओम। Z कैसे निकालते हैं आप? Z निकालेंगे, ये LR सर्किट है और LR सर्किट का Z निकलता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तब तक 2 से इसको कैंसिल करेंगे
तो ये बन जाएगा 1800, 18 गुणे 100 1800 अपॉन √r² प्लस XL स्क्वायर। XL थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो XL आपको बड़ी आसानी से मिलेगा। XL यहां इसके न्यूमरेटर में था। XL की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा L। ओमेगा की जगह पर 500, L की जगह पर 0.2। तो जब 0.2 का गुणा 500 से करेंगे तो 100 नहीं आ जाएगा? ये नहीं समझ में आया। 500 इंटू 2 करते हैं अगर हम तो 1000 आता, पर 500 इंटू 0.2 करना है तो ये 100 के बराबर आ जाएगा। तो R भी 100 है और XL भी 100 है, तो 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। अब आप इसे और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। यहां हम कर दे रहे हैं कैलकुलेशन। तो ये एवरेज पावर निकल के आ रही है 1800 अपॉन ये 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर कितना हो गया? 2 इंटू 100 स्क्वायर। ओह आई एम सॉरी, मुझे ना ये स्क्वायर रूट नहीं लगाना चाहिए, है ना? आप लोग भी नहीं ध्यान दे रहे हैं क्या? z का स्क्वायर हो चुका था ना बेटा, तो फिर ये अंडर रूट क्यों? इसको हटाओ, यहां भी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर 2 इंटू 100 स्क्वायर हो गया। या आप यूं समझ ले 2 इंटू 10,000। 100 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 10,000। 1800 बटे 2 गुणे 100 स्क्वायर। 2 गुणे 100 स्क्वायर मतलब 10,000। 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल हो गए। P बार इज इक्वल टू, ये 9 टाइम्स में कैंसिल होगा, 9 अपॉन 100, देन P बार इज इक्वल टू 0.09। 2 जीरो हटेंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, और एवरेज पावर है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब उसकी जो वैल्यू आएगी उसका आंसर आएगा वॉट में। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जिसमें हमसे 2 बातें पूछी गई थी। एक तो ये पूछा गया था कि सर्किट में जो करंट है और जो अप्लाइड वोल्टेज है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू। सो आंसर इज द फेज डिफरेंस इज 45 डिग्री। और सर्किट में कितनी एवरेज पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो एवरेज पावर 0.09 वॉट हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप बताएं, आपको समझ में आएगा कि नहीं आ गया? क्लियर? चले हम आगे। तो देखो यहां पर फिर से, क्योंकि मैं समझता हूं यहां पर आकर कहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं फिर से आपको वो सारी बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे VRMS, IRMS, cos phi, बट हमारे पास ना तो VRMS था ना IRMS था। फाई तो था चलो हमारे पास, पर हमारे पास VRMS और IRMS नहीं था, तो हमने उसकी हेल्प ली। VRMS का फॉर्मूला लगाया V0 अपॉन √2। IRMS के लिए हम सूत्र लगाते हैं VRMS अपॉन Z। तो VRMS अपॉन Z और VRMS की जगह फिर से हमने लिख दिया V0 अपॉन √2। cos phi हम चाहते तो डायरेक्ट cos phi यानी कि cos 45 लिख के 1 अपॉन √2 कर देते, लेकिन हमने उसकी cos phi का मान भी हमने यूज किया R अपॉन Z। cos phi की वैल्यू R अपॉन Z होती है, पावर फैक्टर है ये। और यहां पर एक अच्छी चीज तो ये थी बेटा कि अगर आप इसको ना भी लगाते ना तो आंसर आ जाता फिलहाल आसानी से, पर हमने लिख दिया R अपॉन Z। तो ये V0 का स्क्वायर बन गया, यहां Z का स्क्वायर बन गया। Z का स्क्वायर बन जाने से अंडर रूट हटा पाए आप। Z के फॉर्मूले में अंडर रूट रहता है ना, वो रिमूव कर सके आप बड़ी आसानी से। तो ये कैलकुलेशन इजी बन जाता है हमारा। तो जिस तरह से गिवन क्वांटिटीज हमारी होती है, दी गई राशियां हमारे पास होती हैं, उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को टर्न करते चले जाते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। दी गई राशियों के मुताबिक आप अपने क्वेश्चन को घुमाते जाइए, सॉल्व करके आंसर ले आइए। कैलकुलेशन जो इजी रहे वो करिए आप। और 0.09 वॉट इस सर्किट में पावर कंज्यूम हो रही है। ओके, इसको हटा देते हैं। हटा देते हैं मतलब ऐसा बंद कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन यहां कर लेंगे हम लोग। याद रहेगा ना सभी को? हाँ, ध्यान रखिएगा, ये इसका पार्ट है। पढ़े क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। इस फिगर बना हुआ है पहले तो। इस फिगर में ना आप देखो भैया, ये एक रेसिस्टर लगा हुआ है और एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है। अभी पढ़ पढ़ के इतना तो अंदाजा है आपको कि ये सिंबल रेसिस्टर का है और ये सिंबल कैपेसिटर का है। रेसिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम है और कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड दिया गया है। ये सीरीज में दोनों लगे हुए। चल लेते हैं, देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं है क्या।
संलग्न परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? लीजिए, पहली क्वेश्चन ठोक दिया उन्होंने कि आपको जो संलग्न परिपथ है ना, इसकी पहले तो प्रतिबाधा ही निकाल के बता दो आप हमें। दिष्ट धारा ओ दो पार्ट में है, दिष्ट धारा स्रोत के लिए भी बतानी है और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए भी बतानी है। उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए जिसकी आवृत्ति 10/π किलोहर्ट्ज है। फिर से हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। आपको करना क्या है, दो पार्ट में जवाब देना है। दो पार्ट में जवाब देना है तो पहले पार्ट में क्या बताना है और दूसरे पार्ट में क्या बताना है। आंसर है दोनों ही पार्ट में आपको प्रतिबाधा ही बतानी है। दोनों ही पार्ट में प्रतिबाधा ही बतानी है आपको। तभी उन्होंने लिखा था संलग्न परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी अगर दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ दें, अगर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दें। ये उनका तरीका है लिखने का। पर इन बोथ द केसेस यू हैव टू फाइंड आउट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। दोनों ही केसेस में आपको सर्किट के इंपीडेंस पता लगाने हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी है। पहले पार्ट का जवाब तो यूं ही चुटकियों में आप दे सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है दिष्ट धारा स्रोत के लिए। अभी आप कैन यू टेल मी कि क्या कैपेसिटर डीसी अलाउ करता है कि नहीं करता? हाँ जी, नहीं करता। तो बउआ अगर आप इसके साथ डीसी सोर्स लगा भी दोगे और ये अलाउ करना नहीं है तो करंट फ्लो होगी क्या? नहीं फ्लो होगी। और अगर सोर्स लगाने के बावजूद भी करंट फ्लो हो ही नहीं रही है, सोर्स लगा दिया हमने, जोड़ दिया, कनेक्शन कर दी, स्विचेस ऑन कर दिए और आफ्टर दैट करंट फ्लो हो ही नहीं रही है, क्या मतलब निकाल सकते हैं आप? प्रतिबाधा अनंत हो गई। फिर तो आप खुद सोचिए, एक सर्किट आपने लगाया, सोर्स लगाया, स्विच ऑन किया, करंट बह नहीं रही। क्यों नहीं बह रही? जाहिर सी बात है कि धारा के मार्ग पर इतना बड़ा कसम से अवरोध लगा हुआ है कि वो करंट को फ्लो होने ही नहीं दे रहा है। और अगर एक भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, ऐसा तभी हो सकता है ना जब परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो जाए? अनंत। सो फॉर डीसी करंट द सर्किट विच इज सोन इन द फिगर हैज इंपीडेंस इंफिनिटी। इसका इंपीडेंस कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ये लॉजिक है, आप सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं हम तो कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं, बेशक हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। आप देखिए, इसके लिए सबसे पहले ना मुझे आर तो मालूम है, एक्स सी चाहिए मेरे को। तो हम एक्स सी निकाल लेते हैं। धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात एक्ससी के बगैर। अभी आप सोच रहे एक्ससी क्यों चाहिए? क्योंकि हमको जेड चाहिए। और जेड ये कौन सा सर्किट है बता सकते हैं आप मुझे? आरसी सर्किट। आरसी सीआर एक ही चीज है। ये आरसी सर्किट है और आरसी सर्किट का अगर आपको इंपीडेंस चाहिए तो जेड चाहिए, तो उसका क्या सूत्र रहेगा? √R² प्लस XC²। आ गया XC, तो आपको XC चाहिए फिर तो प्रतिघात XC का सूत्र क्या होगा? 1/2πfc। ये मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। फॉर DC F = 0। दिष्ट धारा के आवृत्ति कितनी होती है? 0 होती है कि नहीं होती? सही बताइए जल्दी से। होती है। तो दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। Therefore XC = इंफिनिटी। देखो, दिष्ट धारा अगर सोर्स लगाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो बउआ अगर F 0 हो जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 आएगा। और 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? XC इंफिनिटी आ जाएगा। मतलब इस सर्किट में लगा हुआ ये कैपेसिटर ना डीसी के रास्ते पर अनंत प्रतिरोध लगाना शुरू कर देगा। अनंत प्रतिरोध लगाएगा। इतना अनंत प्रतिरोध का मतलब इतना ज्यादा प्रतिरोध लगाएगा कि करंट को इतनी सी भी अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देगा, वो अपने अंदर से अलाउ नहीं करेगा वो। और अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा हुआ था जब हम पढ़ रहे थे क्या, पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति। उसमें जब हमने 2 डायोड्स का यूज किया, उसके बाद हमारी करंट में दो तरह का नेचर था, एसी और डीसी। हमें डीसी नेचर चाहिए था, तो एसी नेचर पार करने के लिए हमने कैपेसिटर लगाया था। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर एसी को अलाउ कर देता है, तो एसी चली जाने देगा, डीसी उसके अंदर से नहीं जाएगी। फिर वो आगे हमने ली थी जाके उसको, वहां से भी आप याद कर सकते हैं। अभी प्रतिबाधा की बात अगर आती है तो आप देखिए, प्रतिबाधा Z = दिस विल बी √R² प्लस XC²।
व्हाट इज आर? आर इज 20 ओम, 20 स्क्वायर करेंगे इट विल बिकम 400, बट एक्स सी इज इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो इंफिनिटी आ जाएगा, और इंफिनिटी में 400 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? इंफिनिटी। इट मींस फॉर डीसी करंट द इंपेडेंस ऑफ दिस सर्किट विल बी इंफिनिटी। डीसी करंट के लिए, डीसी सोर्स अगर आप कनेक्ट करते हैं इसमें, तो उसके लिए ये जो सर्किट आपको दिया गया है इसकी प्रतिबाधा अनंत आ जाएगी। कहने का मतलब यूं कि कितनी करंट बहने देगा अपने अंदर से? फ्लो ही नहीं करेगा। आपने सोर्स लगाया, स्विच ऑन किया, सब करे, आप बैठे ही रहोगे, करंट नहीं दिखेगी तो नहीं दिखेगी, बस फ्लो ही नहीं होगी तो क्यों दिखेगी करंट? डीसी अलाउ करता नहीं है कैपेसिटर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का जवाब हमको मिला। सेकेंड पार्ट, फिर से प्रतिबाधा पता लगानी है, बट इस बार हमने क्या किया है ना, इस बार हमने इस सर्किट के साथ में डीसी कनेक्ट नहीं किया, इस बार इस सर्किट के साथ में हमने एसी कनेक्शन दी है, और वो ऐसी कनेक्शन दी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10/π किलो हर्ट्ज है। 10/π किलो हर्ट्ज। एक बार मैं चेक कर लूं, ऐसा तो नहीं कुछ गलती हो गई हो मेरे से? ठीक है, तो सबसे पहले फिर से धारितीय प्रतिघात में निकालूंगा। धारितीय प्रतिघात एक्स सी। बउआ हो, ये समझ में नहीं आ रहा है बेटा? आपको आ रहा है? देखो, छोटी छोटी चीजें जब आप समझते हैं ना, छोटी छोटी बातें जब आप अच्छे से गहराई से सीख लेते हैं, तो कभी ना कभी बड़ी चीजों में उसे अप्लाई करने में हमें आसानी होती है। लेकिन अगर आप छोटी चीजों के बारे में अंदाजा नहीं लगेगा आपको, तो फिर बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में आपको और प्रॉब्लम होगा। धारितीय प्रतिघात एक्स सी का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स सी 1/2πfc। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2π। एफ की जगह पर बेटा क्या है? 10/π किलो हर्ट्ज। हम किलो को ना, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। व्हाट शुड आई डू? क्या करना चाहिए हमको, बताइए। हाँ जी, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलना है, क्या करें? 1000 का गुना कर देना चाहिए। आता सब है, बोलते नहीं हो आप लोग। तो इसको क्या लिखना चाहिए? 10/π, और किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदला, 10⁻³ का गुणा करा दिया। देखो हमने 2π, एफ की जगह 10/π, और किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदल 10⁻³ का गुणा कर लिया। सी की जगह पर बुआ क्या है? देखो 2 माइक्रोफैरड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो 2 लिखा, और माइक्रोफैरड को 2 × 10⁻⁻6। देखो पाई से भैया पाई कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, एक्स सी इज इक्वल टू, जरा गौर कीजिएगा, ये 10⁻⁻6 और ये 10⁻³ है, और ये 10⁻1 है। तो 1 और 3 कितना हुआ? 4, और 10⁻4 गुणे 10⁻⁻6 क्या हुआ? 10⁻4 गुणे 10⁻⁻6, 10⁻2, फिर ऊपर भेजिए 10⁻+2 मतलब 100, 100। अब 100/2 × 2 4, 100/4 25 ओम। ना समझ में आया? ये आ गया? फिर से एक बार देख लीजिए, पाई से पाई कैंसिल, 10⁻1 × 3 10⁻4 -6 10⁻2, ऊपर भेजा 100 बन गया, और 2 दूना 4, 100/4 25 ओम। ये प्रतिघात आ गया। अब प्रतिबाधा निकाल सकते हैं, इसलिए परिपथ की प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू, हाँ फॉर्मूला लगाएंगे, √r² प्लस XC²। R की वैल्यू है 20 ओम, स्क्वायर कर देंगे तो 400। XC हमने 25 निकाला है, स्क्वायर कर देंगे तो 625 हो जाएगा। अब Z इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे, 625 और 400 जुड़ जाएंगे, 1025 आ जाएंगे। अब 1025 को ना, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा। चलिए कैसे निकालते हैं, मालूम है ना आपको? 3 3 9, एक बच गया यहां से, ये 25 ले लिए हमने। अब इसका दुगना लिख दिया,
3 दूना 6, अब 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी, 2 दूना 4 और 2 6 12। बेटा ऊपर 125 है और ये 124 आ गया, कोई प्रॉब्लम तो आया नहीं। सीधी सीधी हम क्या लिख सकते हैं, Z की वैल्यू 32 ओम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन में जो 2 पार्ट थे कि दोनों पार्ट्स में मुझे ये जो सर्किट दिया गया इसकी प्रतिबाधा पता लगानी थी। एक बार उस वक्त जब हम इसको डीसी के साथ कनेक्शन देंगे और एक बार उस वक्त जब हम इसको एसी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो डीसी के साथ कनेक्ट अगर कर रहे हैं तो संधारित्र वाले परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो जाया करेगी, इन्फिनिटी। ध्यान रख लीजिए ये चीज आप। ठीक है, दूसरी चीज जब एसी के साथ कनेक्शन देंगे और ऐसी एसी जिसका फ्रीक्वेंसी 10/π किलोहर्ट्ज है, उस समय इस सर्किट की इंपीडेंस 32 ओम के बराबर आ जाएगी। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन रहा, देखें। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर लीजिए और अगर कोई डाउट है तो प्लीज जरूर बताएं हमको, और आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे 24 नंबर। लिखा हुआ है एक LCR परिपथ के सिरों के बीच, LCR सर्किट है, ये बना देते हैं। अच्छा, हम इसको L फिर C और फिर ये R, ये सोर्स लगाया है हमने AC का, ये L है, ये C और ये R है। LCR परिपथ के सिरों के बीच 200 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया है। मतलब ये जो पूरा सर्किट है ना, इसके सिरों के बीच हमने जो सोर्स लगाया है, इस सोर्स का ही वोल्टेज 200 वोल्ट का है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात एक्सियल 50 ओम। थोड़ा सा नोट करते चलते हैं। सोर्स का वोल्टेज है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, VRMS इज इक्वल टू 200 वोल्ट। प्रेरण प्रतिघात XO, प्रेरण प्रतिघात एक्सियल की वैल्यू बेटा दी गई है 50 ओम। धारितीय प्रतिघात XC की वैल्यू भी दी जा रही है, ये भी 50 ओम है। ओमीय प्रतिरोध R इज इक्वल टू 10, R की वैल्यू 10 ओम दी गई है। उन्होंने बोला परिपथ की प्रतिबाधा तथा LCR के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करिए। आपको 4 काम वैसे तो करने हैं। एक तो ज्ञात करना है कि जो पूरा सर्किट है इसकी प्रतिबाधा कितनी आएगी। दूसरा ये भैया करना है कि L के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, ये मालूम करना है। संधारित्र के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, ये पता लगाना है। और ये जो रेसिस्टर लगा हुआ है इसके दोनों सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, ये भी आपको मालूम करना है। हो गए 4 काम। ठीक है, तो कैसे करना है, एक चीज मैं बताऊं आपको। सबसे पहले जैसे मैं सवाल पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में तुरंत एक बात ने स्ट्राइक किया कि यहां पर 2 चीजें जो दी गई हैं वो बड़ा अच्छा कर रही है हमारे क्वेश्चन को। एक तो ये दिया गया है प्रेरकीय प्रतिघात का मान 50 ओम दिया है, दूसरा धारितीय प्रतिघात का मान भी 50 ओम दिया गया है। आपको नहीं लगता कि यहां एक्सएल का मान XC के बराबर है? देखो एक्सएल की वैल्यू XC के बराबर है। और अब थोड़ा सा भी अगर आपको ध्यान है तो बताइए, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाती है तो हम परिपथ की इस कंडीशन को, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। याद आ गया सभी को कि अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में XL XC के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि परिपथ अनुनाद की अवस्था में है। इसका मतलब जो भी सर्किट है ना, ये जो भी सर्किट है वो सर्किट अनुनाद की अवस्था में है। और अब थोड़ा सा और याद करिए, अनुनाद की अवस्था में अगर कोई LCR सीरीज सर्किट है तो उसकी प्रतिबाधा कितनी होती है? उसमें लगे हुए प्रतिरोधक के प्रतिरोध के बराबर। यहां प्रतिरोध कितना है? कोई कैलकुलेशन अगर आप चाहें तो ना करें, सीधे प्रतिबाधा कितनी बता सकते हैं? 10 ओम बता सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये एक LCR सीरीज सर्किट है और LCR सीरीज सर्किट में XL XC के बराबर है। इसका मतलब परिपथ अनुनाद की अवस्था में है, और अगर परिपथ अनुनाद की अवस्था में है तो परिपथ की प्रतिबाधा परिपथ में लगे हुए प्रतिरोधक के प्रतिरोध के
बराबर हुआ करती है और इस सर्किट में लगे हुए प्रतिरोधक का प्रतिरोध 10 ओम है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि परिपथ की प्रतिबाधा 10 ओम होगी। तो हम चाहे तो कैलकुलेट भी कर लें और हम चाहे तो अपना ये नॉलेज यूज करके हम बता सकते हैं कि प्रतिबाधा 10 ओम होगी। समझ आ गया सबको? लेकिन कैलकुलेट करके दे देते हैं आपको। तो परिपथ की प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू, आपको याद होगा फॉर्मूला, R स्क्वेयर प्लस एक्सियल डिफरेंस XC होल स्क्वेयर। R स्क्वेयर, R का स्क्वायर करेंगे मतलब 10 स्क्वेयर, एक्सियल 50, डिफरेंस XC 50 स्क्वेयर। Z इज इक्वल टू, ये तो 100 हो जाएगा, यहां 50 माइनस 50 0 हो जाएगा, तो ये केवल 100 आ जाएगा और इस तरह से Z की वैल्यू आ गई बेटा 10 ओम। ठीक, ये परिपथ की प्रतिबाधा आ गई। अब हमको बारी बारी से L, C और R के सिरों के बीच विभवांतर पता लगाना है। तो सबसे पहले L के सिरों के बीच विभवांतर, L के सिरों के बीच विभवांतर, L के सिरों के बीच विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते थे आप? VL, याद आया आपको? और VL का क्या फॉर्मूला है बताइए? अच्छा, I इंटू एक्सियल, I इंटू एक्सियल। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम, हमें I निकाल लेना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कर लो, यही निकालते जाएंगे हम लोग। VL इज इक्वल टू IRMS इंटू एक्सियल। अब IRMS का सूत्र क्या होता है बताइए मुझे? VRMS अपॉन Z। VRMS की वैल्यू कितनी है? 200। तो IRMS की जगह हम VRMS अपॉन Z लिख रहे हैं। Z की वैल्यू कितनी है? 10। और BR गुणे एक्सियल की जगह पर क्या लिखना चाहिए मुझे? 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया। VL बराबर 200 का 5 से गुणा कर दोगे तो 1000 वोल्ट आ जाएगा। समझ रहे? इसका मतलब खाली L के सिरों के बीच का विभवांतर आप नापने जाओगे, 1000 वोल्ट विभवांतर खाली L के सिरों के बीच आपको मिलेगा। नहीं समझ में बात आई? इसी प्रकार C के सिरों के बीच विभवांतर, C के सिरों के बीच विभवांतर यानी कि संधारित्र जो लगा है उसके सिरों के बीच का विभवांतर, जिसे हम VC से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे IRMS इंटू XC। IRMS फिर से वही काम, VRMS अपॉन Z। VRMS कितना है? 200 और Z की वैल्यू आई है 10, तो 200 अपॉन 200 बटे 10 और XC का मान 50। इसका भी आंसर हुआ 1000 वोल्ट ही आ जाएगा। तो संधारित्र के सिरों के बीच का वोल्टेज भी 1000 वोल्ट आपको मिल जाएगा। अब बचा प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज कितना होगा? R के सिरों के बीच का वोल्टेज, उसको निकाल लीजिए, यहां पर हम कर दे रहे हैं। ठीक है, R के सिरों के बीच वोल्टेज विभवांतर, उसको VR से लिखते हैं और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे IRMS इंटू R। ठीक, IRMS को कैसे निकालेंगे? VRMS अपॉन Z, 200 अपॉन 10 और R की वैल्यू कितनी है? 10। तो 200 बटे 10 गुणे 10, 10 से 10 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 200 वोल्ट। तो R के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होगा वो 200 वोल्ट रहेगा, R के सिरों के बीच का केवल। बाकी जो दो कंपोनेंट लगे हैं उन दोनों कंपोनेंट्स के सिरों के बीच के विभवांतर रहेंगे 1000 1000 और R के सिरों के बीच का विभवांतर रहेगा 200 वोल्ट।
क्या आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन? चले फिर आगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 25 नंबर पे है। आप देखिए, मैं पढ़ रहा हूं इसको। एक तो इसमें एक फिगर बना के दिया है इन्होंने, ये एसी का सोर्स है, उसकी इक्वेशन दी गई है V इज इक्वल टू 200 साइन 100t, V बराबर 200 साइन 100t ऐसे दिया गया है। और इसके साथ श्रेणी क्रम में L भी लगा हुआ है, C भी लगा हुआ है, R, ये सब श्रेणी क्रम में लगे हैं, देखो आप, ठीक है ना। तो 10 5 इसका, हाँ, इसका जो प्रेरकत्व है वो 10 हेनरी है, इसका प्रतिरोध 500 ओम है, और इसकी जो धारिता है वो 20 माइक्रोफैरड के बराबर दी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उससे आइडिया मिलेगा करना क्या है। लेकिन संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए, मतलब ये जो चित्र उसके साथ में दिया गया है, इसमें प्रदर्शित परिपथ यानी कि जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है उसके लिए नंबर 1 आपको प्रतिबाधा मालूम करनी है, नंबर 2 शक्ति गुणांक मालूम करना है, और नंबर 3 धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर ज्ञात करना है। ये आपको करना है भाई। प्रतिबाधा के लिए तो हमें XC भी चाहिए, XL भी चाहिए, R भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए भैया। पहले जो कुछ दिया गया उसको नोट करो भाई। पहले L की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 हेनरी। देखो R की वैल्यू कितनी है? 500 ओम, और C का मान कितना दिया गया है? 20 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड। 20 माइक्रोफैरड है ना, तो माइक्रोफैरड को फैरड में बदलोगे 10 की घात में 6 से गुणा करवा देंगे। L, R और C ये तीनों चीजें हमको मिल गई। अब ये जो इक्वेशन दी गई है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। इक्वेशन में लिखा है 200 साइन 100t, इस तरीके से ये इक्वेशन लिखी है 200 साइन 100t। अब इसकी तुलना हम करवाएंगे। इसकी तुलना किससे करनी है? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t से करने पर। आप देखो भैया, तुलना करोगे तो V0 का मान कितना मिलेगा आपको? V0 की वैल्यू मिलेगी 200 वोल्ट। ओमेगा की जगह पर कितना मिलेगा? ओमेगा इज इक्वल टू मिलेगा 100, और उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो इतनी जानकारी हमको दी गई है। अब एक एक करके हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले तो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा के लिए हमको R, XL और XC चाहिए। R हमारे पास है, पर ना तो हमारे पास XL है और ना हमारे पास XC है। तो पहले हम लाएंगे XL और XC, और इसके बाद ही प्रतिबाधा के बारे में हम कुछ कर सकते हैं। तो हम पहले निकालेंगे प्रेरण प्रतिघात। परिपथ में जो प्रेरण कुंडली लगी है उसका प्रतिघात कितना होगा ये पहले पता लगाएंगे। XL फॉर्मूला लिखा जाएगा ओमेगा L, ओमेगा की जगह पर 100 मतलब 10 की घात 2 कर सकते हैं आप, और L की जगह पर कितना है? 10, तो ये कितना हो गया? 10 की घात 3 ओम बन गया, या 1000 आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आपको जो मर्जी यूज कर लो, आप 1000 ओम भी लिख सकते हैं। अब धारितीय प्रतिघात भी सॉल्व करके लाएंगे। धारितीय प्रतिघात XC भी चाहिए हमको। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/ओमेगा C। 1/ओमेगा की जगह पर हम लिखेंगे 100 यानी कि 10 टू द पावर 2, और C की जगह पर लिखेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर -6, ये C की जगह पर। इसे सॉल्व करिए। आप देखो, ये एक काम करो, 10 की घात 2 ये, और ये इसका भी 0 आप शामिल कर लीजिए, तो 10 की घात 3 हो गया। ये क्या है? 10 की घात -6। अब 10 की घात +3 गुणे 10 की घात -6, 10 की घात -3, फिर वो ऊपर जाएगा 10 की घात +3। 10 की घात +3 का मतलब 1000, और 1000 बटे 20 नहीं 2, एक जीरो उसको दे चुके ना हम। 1000 बटे 2 कितना हो गया? 500 ओम।
समझ आ गया ना आपको? ये एक्स सी की वैल्यू निकल करके आ गई। अब हम परिपथ की प्रतिबाधा बता सकते हैं आपको। परिपथ की प्रतिबाधा Z के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, आर है 500, 500 का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से बेटा देखिएगा, आपकी थोड़ी सी समझदारी कैलकुलेशन को आसान भी कर सकती है और थोड़ी सी ना समझी क्वेश्चन के कैलकुलेशन को डिफिकल्ट भी कर सकती है। एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल है 1000, एक्ससी है 500, तो एक्सएल में एक्ससी माइनस करना है, मतलब 1000 में 500 माइनस करने 500, और उसके बाद उसका स्क्वायर भी करना है, तो 500 स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा भाई, 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर, 500 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 2,50,000, ऐसे तो आएगा। 25 और 4 जीरो 2,50,000, और 2,50,000 इसका 4,50,000 हो गया सीधे। नहीं, 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख मिला के 5 लाख हो गया। यानी कि लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁴, ऐसे कुछ गड़बड़ हो रहा है। 5, फिर से देखो, 25 के बाद 4 जीरो, 25 के बाद 4 जीरो, ये तो जुड़ेंगे तो 50 के बाद 4 जीरो, यानी कि 5 गुणे 10 की घात 5 बनेगा। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है भाई, तो z इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 10 की घात 5 का तो हम नहीं कर सकते, पर 10 की घात 4 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। सभी ध्यान से, 10 की घात 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10 की घात 2, 10 की घात 2 तो वो आ गया। अब अंदर बचा क्या ये बताओ हमको? एक 10 बचा, 10 की घात 4 का निकाला ना हमने, एक 10 बचेगा और ये 5, 10 पंचे 50 का वर्गमूल, 50 का वर्गमूल होगा 5 अंडर रूट 2, तो ये हमने कर लिया 5 अंडर रूट 2। या इसे सॉल्व करके आप बता सकते हो 5 गुणे 10 की घात 2, यानी कि 500 अंडर रूट 2 ओम। अरे सीधे हम लोग ना, कितना इजी था। देखो हमने बताया ना, एक थोड़ी सी ना समझी से ही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, इससे भी इजी देखो। सभी बच्चे ध्यान से देखो, 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर बराबर 2 इंटू 500 स्क्वायर। अब 500 में स्क्वायर लगा है तो एक 500 बाहर आ जाएगा। अगर ये 500 बाहर आ जाएगा तो क्या बना देगा ये? 500 अंडर रूट 2 ओम आ गया प्रतिबाधा। फालतू वो 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी डील चल रही है यहाँ कोई। अभी आपको समझ में आ गया ये, ठीक है ना? चलिए खैर, यही होता है, यही होता है। कभी कभी जब आपके माइंड में उस समय, मैंने बोला ना ऑन द स्पॉट, उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन को कैलकुलेशन बड़ा कर रहे हैं कि आप छोटा कर सकते हैं। नहीं आया उस समय, अभी बाद में आ गया। अच्छा, ये क्या निकाल दिया हमने? प्रतिबाधा, ठीक है। इसके बाद शक्ति गुणांक चाहिए, शक्ति गुणांक cos फाई। चलिए बन जाएगा, बड़ा आसान है। शक्ति गुणांक cos फाई के लिए बताइए हम क्या सूत्र लगाएं? बताओ, 25 नंबर क्वेश्चन लगा रहे हो, इसके पहले 24 सवाल लगा चुके हो, और cos फाई का सूत्र सबसे पहले दिन बताया था जब हम सवाल लगाने जा रहे थे। बताइए क्या यूज करेंगे आप? हाँ हाँ, सही बताया किसी ने, R अपॉन Z। वेरी गुड, आपके पास R भी है, आपके पास Z भी है, तो किस बात का फिर संकोच है? R। देखो एक चीज और मैं बताऊं आपको, अभी क्या हो रहा है ना, जो क्वेश्चन लिखे जाते हैं उनको सॉल्व मैं करता हूं,
इसलिए आपको आइडियाज कम मिलते हैं। जिस दिन आप खुद क्वेश्चन लिखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, आप 10 क्वेश्चन लगाने के बाद देखिएगा आपको कितने आइडियाज आते हैं। और आप ये नहीं करते हो, बस सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व करवाते रहते हो। प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट बोला जाता है ना, प्रैक्टिस करने से इंसान परफेक्ट होता है। लेकिन यहां प्रैक्टिस एक्चुअली कर कौन रहा है? एक्चुअली तो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूं, आप तो सिर्फ टीप रहे हो बैठे बैठे। देखना बड़े होकर थोड़े से टीपू सुल्तान तो बन ही जाओगे आप लोग। आर की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए? 500। और जेड की जगह पर भैया कितना आएगा? 500 अंडर रूट 2। बेटा 500 से 500 कैंसल, क्या आ गया भैया? 1 अपॉन अंडर रूट 2। और 1 अपॉन अंडर रूट 2 नहीं, हमें तो बस यही चाहिए था, पावर फैक्टर ही चाहिए, शक्ति गुणांक 1 अपॉन अंडर रूट 2, बस आ गया ये। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। इसका एक लास्ट पार्ट और है, थर्ड पार्ट। समझ आ गया ना आपको? धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर ज्ञात करिए। धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, अरे ये तो बड़ा आसान है, हम इसी को यूज कर लेते हैं। cos phi इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। अगर 1 अपॉन अंडर रूट 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं cos 45। तो phi कंपेयर करेंगे तो phi बराबर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री वैल्यू। इसका मतलब धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितने का होगा? 45 डिग्री का। अब बताओ अग्रगामी कौन और पश्चगामी कौन? बताओ, देखे आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? इसमें कौन लीडिंग रहेगा? वोल्टेज और करंट में विच वन विल बी लीडिंग एंड विच वन विल बी लैगिंग? कौन अग्रगामी होगा, कौन पश्चगामी होगा? हाँ, सही है। एक्सएल और एक्ससी में जो बड़ा होगा, एक्सएल बड़ा है कि एक्ससी बड़ा है? देखो जरा, एक्सएल बड़ा है। अगर एक्सएल बड़ा है तो वीएल किधर की तरफ होता है? 90 डिग्री अग्रगामी होता है ना, एल के सिरों के बीच का वोल्टेज। और यह एक्सएल बड़ा है तो वीएल भी बड़ा होगा। अब अगर वीएल बड़ा है तो फिर अग्रगामी होगा कौन? वोल्टेज। यहां पर इस सर्किट में फिर से सुन लीजिए, आपको पता नहीं, मुझे लगता है ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। ये करंट की डायरेक्शन है, ये वी आर की डायरेक्शन है, ये वी एल की डायरेक्शन है और ये वी सी की डायरेक्शन है। अब याद आ रहा है थोड़ा? अब अगर वी आर तो देखो करंट की डायरेक्शन पे है, वी एल बड़ा हो जाएगा तो जो परिणामी वोल्टेज होगा वो इस तरफ आ जाएगा। अगर वीसी बड़ा हो जाएगा तो परिणामी वोल्टेज इस तरफ आ जाएगा। यहां पर एक्सएल बड़ा है, इसका मतलब वीएल बड़ा होगा। अब अगर वीएल बड़ा होगा तो बेटा ये वाला आ जाएगा इस तरह से। 45 डिग्री अग्रगामी होगा वोल्टेज करंट के साथ में। और अगर एक्ससी बड़ा होता तो धारा अग्रगामी होती 45 डिग्री पर। बहुत आसान है। आप भगिए नहीं कि हमें नहीं आ रहा तो हटाओ, कौन पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप फिर भी कोशिश करिए। मैंने बोला ना, छोटी छोटी चीजें मिलकर ही आपको बड़ा नॉलेज कलेक्ट करवाएंगी आपके लिए। तो छोटी छोटी चीजों से भागिए नहीं। आप ये मत सोचिए कि इस क्वेश्चन पूछा नहीं गया फिर हम क्यों बताएं। पूछा नहीं गया ना, तभी बताओ। आपको बहुत आने लगेगा, आप देखिएगा। तो ये चीज इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। और ये हमने कर लिया 25 नंबर क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस और सॉल्व आज नहीं करेंगे, अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।